हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू एप्ट अकेडमी। आज हम करने वाले हैं MMPC 006 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस CDMP। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब होता है एक कस्टमर के दिमाग में कोई भी चीज़ खरीदने से पहले जो स्टेप्स जो प्लानिंग चलती है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जो कंपनियां हैं इस प्रोसेस को समझती हैं और इस प्रोसेस को समझने के बाद वो कस्टमर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाती हैं। ओके, पहले समझते हैं जो स्टेप इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग क्या है। सबसे पहले होता है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें क्या है कि एक आदमी सबसे पहले समझता है कि या उसको रियलाइज होता है कि उसे कुछ चाहिए या उसके पास कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हम बात करें, बबलू ने सोचा कि भाई मेरा जो स्मार्टफोन है वो आउटडेटेड हो गया है, बहुत स्लो हो गया है, तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मुझे एक नए फोन की जरूरत है। तो क्या हो गया, उसने एक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज किया। अब क्या है, वो इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा। सेकंड स्टेप है हमारा इन्फॉर्मेशन सर्च। जो कस्टमर है वो इन्फॉर्मेशन सर्च करना शुरू कर देता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि अगर रिया है, उसने अगर फोन लेना है तो उसने यूट्यूब की वीडियोस देखी, उसने रिव्यूज चेक किए, प्राइस कंपेयर किया, कई सारी वेबसाइट पे गई, दोस्तों से सजेशन लिया। ओके, क्या वो सर्च करने लग गया। Okay, उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। अब जब उसके दोस्तों ने उसको कई सारे प्रोडक्ट बताए या उसने वेबसाइट में कोई बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, तो उसने क्या किया, उन सबको कंपेयर किया, प्राइस, फीचर्स, उसको जो काम चाहिए वो सब उसने इवेल्युएट किया और उसने क्या किया, एक परचेज डिसीजन बनाया। ओके, क्या फोर्थ स्टेप तो हमारा परचेज डिसीजन। उसने सब एनालाइज करके उसने फाइनल एक डिसीजन पे आई कि हाँ मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए। या फिर उसने सोचा कि अब मैं जैसे अगर मैं की बात करें तो उसने सोचा कि अब मैं Redmi Note 13 लूंगी। ओके, और Amazon से लूंगी क्योंकि वहां पे अभी बिग बिलियन डे आ रहा है तो बहुत बड़ा सेल लगेगा और मेरे को उसमें प्रॉफिट होगा। ओके, अब जो आखिरी स्टेप आता है हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि खरीदने के बाद हमारा क्या बिहेवियर रहा, राइट। सो आफ्टर द परचेज कस्टमर इवैल्यूएट देयर सेटिस्फैक्शन। इफ दे आर हैप्पी दे बिकम रिपीटेड कस्टमर, if they are not, they might return the product or leave a bad review. Okay, so post purchase behavior में क्या होता है कि खरीदने के बाद, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो भी वो बंदा है वो देखता है कि यार ये जो मैंने खरीदा, जितने पैसे मैंने इस पे लगाए हैं, क्या वो वर्थ इट है, इससे मुझे फायदा हो रहा है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो वो उस कंपनी के साथ लॉयल हो जाता है। जैसे कि अगर तुम आईफोन खरीदते हो तो अगर तुम खुश होते तो फिर तुम और किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचते नहीं हो। तुम फोन खराब होता है, तुम्हें पता है कि तुम आईफोन लोगे। और जैसे कि रेडमी के साथ लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है कि उन्हें पता है कि हाँ थोड़ा सस्ता है पर क्या है, अच्छा है, टिकाऊ है, तो क्या है, लोग रेडमी ज़्यादा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। उसी तरह अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो उसके कस्टमर बन जाते हैं। अगर नहीं सेटिस्फाइड होते तो हो सकता है प्रोडक्ट लौटा दे या फिर बैड रिव्यू दे दे। ओके, या फिर अपने दोस्तों को रेकमेंड भी कर सकते हैं। ओके, अब टाइप ऑफ बाइंग डिसीजंस की अगर हम बात करें कि किस किस टाइप के डिसीजंस होते हैं। एक होता है रूटीन बाइंग, जो डेली यूज का सामान होता है, जो हमें लेना ही लेना होता है, जैसे जो ज्यादातर लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, दूध हो गया। फिर होता है लिमिटेड डिसीजंस, जो हम ओकेजनली खरीदते हैं, जो मिड प्राइस रेंज में होते हैं, जूते, कपड़े। फिर हमारे पास एक्सटेंसिव डिसीजंस, जो कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम खरीदते हैं, जैसे कार या टीवी, फ्रिज। फिर हमारे पास आता है इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग होता है अनप्लान्ड परचेज मेड ऑन द स्पॉट, राइट। जैसे कि तुम चेकआउट करने जा रहे थे, वहां पे तुम्हें चॉकलेट दिखे और तुमने जरूरत भी नहीं थी पर तुमने देखा तो खरीद लिया। इस तरीके के हमारे पास कस्टमर बाइंग डिसीजंस होते हैं। अब हम समझते हैं बिजनेस इसको कैसे यूज करती है, राइट। सबसे पहले अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड अर्ली, राइट। तो सबसे पहले जो है कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो बिजनेस पहले समझ लेता है। जब उसको लगता है कि हाँ अभी ये सॉफ्टवेयर पुराना हो गया और फोन स्लो हो रहे हैं, ओके, जैसे व्हाट्सएप का न्यू अपडेट आ गया तुम्हारे, उसे पता है कि अब जो पुराने मॉडल में व्हाट्सएप नहीं चलेगी, तो उन्होंने क्या है, नया फोन निकालना शुरू कर दिया। ओके, या जैसे 4G है, 4G लोगों को स्लो लगने लगा तो उन्होंने क्या 5G निकाल दिया। तो क्या कस्टमर बिहेवियर वो पहले समझ जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है इम्प्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ओके, उनको पता है जब कस्टमर इंफॉर्मेशन सर्च करता है या कंपेयर करता है तभी बिजनेस अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और रिव्यू, वीडियो और ऑफर हाईलाइट करती है। ओके, ज्यादातर जैसे तुमने देखा होगा यूट्यूब में जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जितने भी एड्स होते हैं या जो भी रिव्यू करता है, तो क्या वो पैसे देके कराया जाता है। क्यों? उनको पता है कि अभी लोग ये फीचर्स देख रहे हैं तो हम अभी एडवर्टाइजमेंट देंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ओके, अब इन्फ्लुएंस द फाइनल परचेस। अब क्या वो डिस्काउंट दे देते हैं। ओके, जब तुम उस पर इंटरेस्ट देख रहे हो तो उसमें तुम्हें 15% ऑफर दे दिया या तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे ऑफर दे दिया, तो उन्होंने पक्का कर लिया कि ये कस्टमर हमारे पास ही आएगा। और उसके बाद फिर वो तुम्हें
लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए कैशबैक वगैरह भी दे देते हैं या फिर कोई कूपन दे देते हैं, ताकि जैसे तुमने देखा होगा अगर तुम ट्रेंड्स वगैरह में जाओ, तुम शॉपिंग करते हो, वो तुम्हें सामान भी देते हैं, थोड़ा डिस्काउंट भी देंगे और साथ में 10% ऑफ का कूपन दे देंगे। अब तुम्हारे पास वो कूपन होगा तो तुम क्या करोगे, अगले बार भी तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में वो इफेक्ट करेगा कि हाँ भाई किसी और से दुकान से खरीदने से अच्छा मैं फिर से ट्रेंड्स में चली जाती हूँ, मेरे पास 15% का ऑफर तो पड़ा ही हुआ है। तो इन सब ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसको पता लगाने से जो बिजनेस है वो एक कदम हमसे आगे रहते हैं और हमारे बिहेवियर के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और तुम्हें समझ आ रहा है तो प्लीज एक सेकंड लेके वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC एंड स्ट्रेटेजीज। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑलमोस्ट हर बार तुम्हारे एग्जाम में आया है। सो अगर पता होगा तो कहीं भी अगर छोटा या बड़े मार्क्स में आता है, छोटे मार्क्स में आता है, तुम इसको अपने हिसाब से लिख पाओगे। सो व्हाट इज PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या? एक प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तब उसकी एक जर्नी होती है, जैसे लॉन्च से लेके डिक्लाइन स्टेज तक। इस जर्नी को ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब इसके बेसिकली 4 स्टेज होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। ओके, अब यहाँ क्या होता है, एक प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च होता है। सबसे पहले स्टेज में जैसे अब एक प्रोडक्ट जो है वो नया होता है, लोग उसको जानते नहीं है, इसलिए सेल्स लो रहती है और कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि पैसा बहुत लग रहा होता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई नई इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, लाइक ओला मान लो या फिर एथर मान लो, कोई भी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर आई तो क्या होगा, सबसे पहले लोगों को पता नहीं होगा कि क्या है। ओके, फिर धीरे धीरे लोग रिसर्च करेंगे, उनको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ओके, टाइम लगेगा, उसके लिए कंपनी को उतना एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, तो क्या सेल्स कम होगी। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये जो चारों स्टेज है मैं तुम्हें ग्राफ के स्टेज में भी समझाऊंगा, ग्राफ के रूप में भी समझाऊंगा, ताकि बहुत इजी हो जाएगा। अगर और वो ग्राफ तुम अपने आंसर में बना देते हो तो क्या टीचर तुम्हारा आंसर्स जो तुमने लिखा है उसको पढ़ना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुमने ग्राफ बनाया तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो तुम्हारे इजी मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि वो डिटेल्स में नहीं जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब जो पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज, जब प्रोडक्ट नया आता है और लोगों को कम पता होता है तो सेल कम होती है, क्योंकि लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। अब इस टाइम पे जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, जो कंपनी स्ट्रेटेजीज बनाती है, एक होता है कि एडवर्टीजमेंट बहुत हाई लेवल पे करना पड़ता है ताकि लोगों को कम से कम पता चले। इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं डिस्काउंट, एक छोटा प्राइस रखना पड़ता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो। ओके, और गिव डेमो या फ्री ट्रायल्स भी हमें, अगर वो सर्विस है और स्कूटी है तो वो हमें देना पड़ता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, क्योंकि लोगों को उस बारे में पता नहीं। फिर आता है हमारे पास ग्रोथ स्टेज। अब ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, सेल्स इंक्रीज होने लगती है, वो भी क्विकली। ओके, जैसे तुमने एडवर्टीजमेंट वगैरह करी फर्स्ट स्टेज में, लोगों ने खरीदना शुरू किया, ऑफर देके, फिर क्या वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ गया। ओके, अब जैसे अगर हम बात करें बुलेट क्लासिक की, जब लॉन्च हुआ सेल कम होती है, उसके बाद जब लोगों ने देखा, यूज किया, पसंद आने लगी, फिर क्या सेल्स एकदम से हाइप हो जाती है, बढ़ जाती है, लोग खरीदने लग जाते हैं और फिर क्या उनका कॉम्पिटिटर आ जाता है। अब क्या है, अब एक प्रोडक्ट जब बहुत हाइप पे हो जाता है, बहुत ज्यादा डिमांड में आ जाता है, तो जो और भी राइवल होते हैं जो उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि हाँ ये प्रोडक्ट चलता है, इसके जैसा बना देते तो हमारा भी बिकेगा। जैसे अगर हम बुलेट क्लासिक की बात करें, तुमने देखा उसके बाद जावा आई, राइट, जावा ने अपना एकदम बुलेट जैसा बाइक बनाने लग गई, और फिर बजाज ने भी बनाया बुलेट जैसी बाइक्स। क्यों? बहुत ज्यादा उसका क्रेज हो गया था और वो ग्रोथ स्टेज में बहुत बिक रहे थे। ओके, अब क्या है, उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेटेजी। अब इस टाइम की जो स्ट्रेटेजी होती है वो होता है प्रोडक्ट को और इंप्रूव करो, फीचर्स और बढ़ाओ, प्रोडक्शन मास करो और कॉस्ट रिड्यूस कर दो, और सिर्फ ब्रांडिंग और कस्टमर लॉयल्टी में फोकस करो। ओके, अब ब्रांडिंग, जो अब बुलेट ने क्या किया, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग बढ़ाई। उन्होंने ये बोला कि ये बाइक सिर्फ बाइक नहीं है, ये तुम्हारा एक लाइफस्टाइल है। क्या है, लोग उससे लॉयल बने रहे। जैसे तुम अभी अगर तुम जाओगे, लोगों को क्रेज है बुलेट का, राइट, वो नहीं देखते कि बाइक कितना माइलेज देती है, क्या करती है, उनको पता है कि बुलेट है तो भाई पावर है हमारे पास। जो अगला थर्ड स्टेज आता है, मैच्योरिटी का स्टेज आता है। मैच्योरिटी का स्टेज क्या होता है, अब क्या है, सेल्स बहुत हाई थी पुराने स्टेज में, अब क्या हो गया, जो एक टाइम पे क्या मार्केट में सबके पास वो प्रोडक्ट होता है, अब ऑलमोस्ट हर घर पे एक बुलेट हो गया। ओके, या फिर अगर हम आईफोन की भी बात करें तो एक टाइम पे आईफोन की सेल बहुत ज्यादा होगी, फिर क्या एक टाइम आता है कि हाँ अब क्या सबके पास आईफोन है, तो क्या उसके बाद क्या होता है, कॉम्पिटिशन और हाई हो जाता है, ब्रांड फाइट ओवर प्राइस एंड फीचर्स, सेल्स क्या स्टेबल हो जाती है, एक लेवल पे आ जाती है उसके बाद। अब इस टाइम पे जो स्ट्रेटेजीज यूज होती है वो होता है ऐड न्यू फीचर्स। ओके, अब वो अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं, पैकिंग अलग करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, ताकि जो सेल्स है बढ़ सके, और न्यू मार्केट में अपने आप को लॉन्च करते हैं, जैसे जहां तक उनका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, जैसे रूरल एरिया, वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब जब फोर्थ स्टेज भी हो जाता है, उसके बाद आता है डिक्लाइनिंग स्टेज। अब डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज में होता है कि जो प्रोडक्ट की सेल है वो गिरने लग जाती है। अब क्या सबके पास वो है, अब जैसे आईफोन अगर हम 14 की बात करें, एक टाइम पे सबके पास आईफोन 14 है, सबने खरीद लिया। अब उन्होंने एक टाइम पे रूरल एरिया वगैरह में भी बेच दिया, जो जितने लोग खरीद सकते थे सबने खरीद लिया।
अब क्या कर सकते हैं, अब उनके पास कोई चारा नहीं है, उनकी जो सेल है वो डिक्लाइन होने लग जाती है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट बंद कर देंगे, जो उनका जो आखिरी स्टॉक उस प्रोडक्ट का बचा हुआ है बेचना शुरू कर देंगे, डिस्काउंट देंगे, और उसके बाद या तो वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर देते हैं या फिर उसको अपग्रेड कर देते हैं। ओके, अब 14 बंद कर दिया और 16 लॉन्च कर दिया। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज उस टाइम पे कंपनियां लेती है। अब अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है, जहां पे तुम्हारे एनुअल सेल वॉल्यूम होगा एक साइड पे और नीचे की साइड पे होगा स्टेजेस, राइट। सो सबसे पहला था इंट्रोडक्शन स्टेज, जैसे कि सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन स्टेज, राइट। सो जैसे कि तुम देख रहे हो ग्राफ क्या है, बहुत स्लो, धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। तुम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लोगों को पता ही नहीं है तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में, सो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, अब क्या है, तुमने एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा लगाया, मार्केटिंग करी, तुम लोगों ने खरीदना शुरू किया, धीरे धीरे एक दो ने खरीदा, अच्छा था प्रोडक्ट, तो क्या हो गया, अब हाइप मिल गई। ओके, तो क्या तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट था वो एकदम से ऊपर चला गया, सेल बढ़ के बहुत बढ़ गई। अब क्या हो गया, सेल्स बढ़ने लगी, तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने भी देखा कि भाई अच्छी सेल हो रही है और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होता है वो भी बनाने लग जाते हैं। तो क्या होता है, तुम्हारी सेल है वो स्टेबल हो जाती है कि ऑलमोस्ट सबने खरीद भी लिया है और कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा है, तुम्हें नया मार्केट वगैरह ढूंढना पड़ता है, तो सेल होती है पर उतनी ज्यादा नहीं होती जैसे जिस लेवल पे पहले हो रही थी। फिर एक टाइम आता है जब सारे लोगों के पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है और फिर तुमने नए मार्केट में भी एक्वायर कर लिया है। जब ऐसा होता है तुम अपने नए फीचर्स लगाते हो या फिर तुम नया प्रोडक्ट ही लॉन्च कर देते हो, जैसे अगर तुम आईफोन की बात करो, 14 जब 15 की सेल ऐसी हो जाती है तो वो क्या 16 लॉन्च कर देते हैं। ओके, अब 16 लॉन्च करते क्या होगा, 15 की जो सेल है वो गिरने लग जाती है, तो लास्ट में या तो डिसकंटिन्यू कर देते हैं या उस प्रोडक्ट को अपग्रेड कर देते हैं, जैसे एससी वगैरह निकाले, राइट। सो ये होगा तुम्हारा ग्राफ। सो हो सके तो ग्राफ बनाना, इससे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुम ग्राफ बनाते हो तो जो एग्जामिनर है वो ग्राफ देखता है और उसको पता चलता है कि हाँ इस बंदे का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, बाकी जो डिटेल, अगर तुम हेडलाइट तुमने लिखी है तो बाकी अंदर का डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बहुत इंपैक्ट देता है और स्कोर्स भी अच्छे बढ़ सकते हैं इससे। ओके, सो अगर हो सके तो जरूर बनाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।